नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 मई है और 1 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे और साथ में इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि 2018 में मोदी जी द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी, इसीलिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि आयुष्मान भारत दिवस मोदी जी के द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही प्रतिष्ठित योजना थी, क्योंकि इसके द्वारा जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सके, इसीलिए ये योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 5 लाख तक का सालाना इंश्योरेंस दिया जाता है। तो यह इस योजना का शुभारंभ 30 अप्रैल 2018 को हुआ था, इसलिए इस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अप्रैल के और अन्य इम्पोर्टेंट डेज हैं। 7 अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, 18 अप्रैल में विश्व विरासत दिवस मनाया गया था, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था और 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया था। और आज 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट डेज हैं, बार बार रिवीजन करने से हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में 2 बड़े बड़े अभिनेता का निधन हो गया है। एक तो ऋषि कपूर जी का निधन हो गया है और परसों के दिन इरफान खान का आकस्मिक निधन हो गया था। तो हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं। इरफान खान भी बहुत बड़े कलाकार थे और ऋषि कपूर भी बहुत ही बड़े कलाकार थे। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ही मिल चुका है ऋषि कपूर जी को, और इनके लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऋषि कपूर जी ने 1970 में मेरा नाम जोकर से फिल्म इंडस्ट्री में अपने कैरियर की शुरुआत की थी और 1970 में जो उनकी सुपरहिट फिल्म थी मेरा नाम जोकर, इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति के द्वारा खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। तो अभी जो प्रकृति है डैशबोर्ड, यह किसके द्वारा? IIT दिल्ली के द्वारा यह विकसित किया गया है और इसके द्वारा जो कोविड-19 से संक्रमित मरीज हैं इनका डेटा दिया जाएगा और यह डेटा विभिन्न संगठनों के द्वारा जो प्रमाणित है वही डेटा इस ऐप के द्वारा दिया जाएगा। और यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो जो प्रकृति ऐप है वो IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है और प्रकृति जो ऐप है इसके द्वारा प्रत्येक राज्य एवं जिले मतलब छोटे से छोटे क्षेत्र की भी जानकारी मिल सके। तो इसके आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन जैसे स्रोतों से जो उपलब्ध आंकड़े हैं इन पर आधारित प्रकृति ऐप के आंकड़े होंगे। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि प्रकृति ऐप है किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा प्रकृति ऐप निर्मित किया गया है, IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, आपको यह नाम याद रखना है और इसके IIT दिल्ली इसका नाम याद रखना है। साथ में IIT दिल्ली के निदेशक हैं वर्तमान में B राम गोपाल राव जी। IIT दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में। को बनाने के लिए IIM की स्थापना की गई थी। IIM होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो तकनीक को बढ़ावा देने के लिए तो IIT की स्थापना हुई थी और मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए IIM की स्थापना हुई थी। तो वर्तमान में IIT की संख्या तो है 23 और देश में कुल IIM की संख्या है 19। पहला IIT था IIT खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल में
स्थापित हुआ था, और जो देश का पहला IIM था वो भी पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। वो कौन सा था? भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत ने अभी 2 देशों में अपने राजदूत नियुक्त किए हैं। तो सबसे पहले तो राजदूत होते हैं और एक होते हैं उच्चायुक्त यानी कि हाई कमान। ये क्या होते हैं? तो ऐसे देशों में भारत हाई कमान नियुक्त करता है यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त करता है। बाकी के जितने भी देश बचे हैं 130 देश, उन देशों में भारत राजदूत नियुक्त करता है। ठीक है, तो आपको ये राजदूत और हाई कमान याद रखने हैं। हाई कमान होंगे राष्ट्रमंडल देशों में और राजदूत होंगे इनके अलावा अन्य देशों में। तो अभी कतर में भारत का जो राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, दीपक मित्तल कतर में भारत के अगले राजदूत होंगे। ठीक है, इसके साथ में जो नृपेंद्र मिश्रा हैं ये भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके सचिव हैं, निज सचिव। और हर्षवर्धन श्रृंगला ये अपने विदेश सचिव हैं। ठीक है, ये तो है विदेश सचिव, ये है अपने प्रधानमंत्री के निज सचिव। और पीयूष श्रीवास्तव एक और देश में अभी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। दीपक मित्तल तो हैं अपने कतर में भारत के अगले राजदूत। ठीक है, और जो पीयूष श्रीवास्तव हैं वो कहाँ नियुक्त किए गए हैं? बहरीन में। ठीक है, बहरीन के जो राजदूत हैं वो है पीयूष श्रीवास्तव और दीपक मित्तल हैं कतर में भारत के राजदूत। और ये दोनों ही 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वैसे तो जितने भी राजदूत होते हैं या फिर हाई कमान होते हैं, सचिव होते हैं या फिर किसी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, जितने भी ये बड़े बड़े पदों पे जो लोग नियुक्त किए जाते हैं वो किसी ना किसी बैच के IPS, IAS, IES ऐसे ही अधिकारी होते हैं। ठीक है, कतर की कैपिटल है दोहा और वहाँ पे मुद्रा चलती है कतरी रियाल। और कतर के प्रधानमंत्री का नाम बहुत बड़ा है, आप इसको शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, इसमें से आप शेख खालिद बिन खलीफा इतना नाम याद कर लो। वैसे तो आप इसकी कैपिटल और जो इसकी मुद्रा है वो दोनों ही आप याद रखो, दोहा और रियाल। इसके साथ में बहरीन की सिर्फ आप कैपिटल याद कर लो। कैपिटल क्या है बहरीन की? मनामा। और बहरीन की मुद्रा क्या है? दीनार। ठीक है, बहरीन दीनार। आप यहाँ के राजा याद ना करें, यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ये ना करें और ये भी ना करें। आपको याद करना है कतर की कैपिटल दोहा है, मुद्रा वहाँ पे चलती है रियाल। ऐसे ही बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा और बहरीन की मुद्रा है दीनार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ किसने ली है? तो अभी मैंने कल ही आपको बताया था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो वो कौन थे? संजय कोठारी। आपको मैंने कल ही क्वेश्चन पूछा था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? संजय कोठारी जी। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त था और ये सिर्फ सतर्कता आयुक्त है। तो आपको मैं पहले सतर्कता आयुक्त के बारे में या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में समझा देता हूँ। मैंने कल ही बताया था आपको कि जो भारत सरकार के कर्मचारी एवं अधिकारी होते हैं, कर्मचारी हों या अधिकारी, वे भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त रहें, इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्य करता है। यानी कि वह देखभाल करता है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त रहे। ठीक है, वह काम कौन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब इसकी संरचना में कौन कौन से पद होते हैं? एक तो होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, और एक होता है सतर्कता आयोग, सतर्कता आयुक्त, या फिर बोल सकते हैं दो होते हैं सतर्कता आयुक्त। एक तो होता है सतर्कता आयुक्त, एक होता है सहायक सतर्कता आयुक्त। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा पद होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग में वो होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का। वो कौन है अभी वर्तमान में? संजय कोठारी जी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और सिर्फ सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त है। और सहायक सतर्कता आयुक्त कौन है? तो शरद कुमार वर्तमान में सहायक सतर्कता आयुक्त हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वह किस लिए काम करता है? तो सरकार के जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त रहे, इसके लिए यह संस्था कार्य करती है। तो 3 पद हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है संजय कोठारी जी, एक है सतर्कता आयुक्त
जो है सुरेश एन पटेल और एक है सहायक सतर्कता आयुक्त, वो हैं शरद कुमार। और आयुक्त का गठन कब हुआ था? फरवरी 1964 में। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में आयोग का। और जो जितने भी ये तीनों पद हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सहायक सतर्कता आयुक्त, इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है कि यह व्यक्ति या तो वह 4 वर्ष पूरा कर ले, या इससे पहले अगर वो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वह अपने पद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैग के बारे में। तो जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत के जो कर्मचारी एवं अधिकारी जो भ्रष्टाचार से मुक्त रहे इसलिए कार्य करता है, इसी प्रकार जो कैग है वह भारत की जो संचित निधि है, यानी कि भारत का जो पूरा पैसा कोष है, जो धन कोष है, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना कर सके, यानी कि यह भारत का बोल सकते हैं आप सिक्योरिटी है भारत की। जो भारत का जो संचित निधि है उसकी सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है? कैग के हाथ में। कहीं भी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 148A में इसका प्रावधान है कैग का। हमारा अगला क्वेश्चन है PESB का अध्यक्ष डैश को बनाया गया है। तो अभी हाल ही में राजीव कुमार को PESB का अध्यक्ष बनाया गया है। PESB का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो यह इसका फुल फॉर्म होता है और इसके अध्यक्ष अभी किसको बनाया गया है? राजीव कुमार जी को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CRISIL ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, ये 2020-21 होगा, ठीक है, भारत की GDP ग्रोथ 10% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये ऑप्शन सही है। तो अब 2-3 दिन में 3 रेटिंग एजेंसी ने भारत की GDP ग्रोथ 2020-21 के लिए अनुमानित की हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए 3 जो रेटिंग एजेंसी हैं, एक तो है मूडीज़, ठीक है, मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज है, और एक है CRISIL, और एक है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी। तो हम तीनों की एक साथ में देख लेते हैं। तो देखिए मूडीज़ ने जो 2020-21 के लिए रेटिंग है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 0.2% रहने का अनुमान लगाया है। ये बहुत ही कम है। तो आपको वैसे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो लॉकडाउन के चलते लगभग पूरा भारत बंद है, तो 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ सब ने बहुत ही कम रहने का अनुमान लगाया है। तो देखो मूडीज़ ने तो लगाया है 0.2% का, जो अपना सिरिल है इसने लगाया है 1.8% का। पहले तो मूडीज़ ने भी 2.5% का लगाया था और सिरिल ने भी 3.5% का लगाया था, लेकिन दोनों ने घटाकर इसको मूडीज़ ने तो कर दिया 0.2% पे और सिरिल ने कर दिया है 1.8% पे। और जो इंडिया रेटिंग एजेंसी है इसने 2020-21 यानी इस वर्ष का जो है वो कितने प्रतिशत? 9%। और इसने भी अभी मार्च में कितना लगाया था, अनुमान कितना लगाया था? 3.6%। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो साथ में मूडीज़ का जो अमेरिका की एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, यही आपको याद रखना है। इसके साथ में जो क्रिसिल है, ठीक है, क्रिसिल का भी आपको सिर्फ मुख्यालय याद रखना है, जो कहाँ है? मुंबई में। सिर्फ आपको इनके मुख्यालय याद रखने हैं, एक तो न्यूयॉर्क में, एक है मुंबई में। इसके साथ में अभी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो राज्य ने लॉन्च करी हैं उनके बारे में हम जो पिछले 15 दिन में जो योजनाएं लॉन्च हैं उनको एक साथ में देख लेते हैं, क्योंकि अब एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं कि यह योजना किस राज्य से संबंधित है। तो हमने जो पिछले 15 दिन की हैं, जो अप्रैल में जो आई हैं महत्वपूर्ण योजनाएं, उनको उनके स्टेट के साथ में एक साथ लाए हैं। तो MP की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च हुई हैं अभी। एक तो है जीवन अमृत योजना, ठीक है, और एक है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है, वो मास्क बनाने के लिए, जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं मास्क बना सकती हैं, सरकार उनके मास्क खरीदेगी। इसके साथ में आंध्र प्रदेश की एक परियोजना है। देखो MP की दोनों परियोजनाओं में जीवन शब्द आया है, ठीक है, MP की दोनों परियोजनाओं में MP की दोनों योजनाओं में जीवन शब्द आया है। एक तो है जीवन अमृत योजना, एक है जीवन शक्ति योजना। इसके साथ में आंध्र प्रदेश ने एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू की है। ये जगन्नाथ नहीं है, जगन्ना है, ठीक है।
जगन्ना विद्या दिवेना योजना। और मैंने आपको बताया था कि आप इसे आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनके नाम से याद रख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश के सीएम वर्तमान में कौन है? जगन मोहन रेड्डी। तो जगन से जगन्ना आप याद रख सकते हैं। तो जगन्ना विद्या दिवेना योजना किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। और यह किस लिए है? तो जो अगला सत्र है स्टूडेंटों का 2021 यह प्रभावित ना हो, तो इसके लिए पेरेंट्स के जो अकाउंट में उनकी राशि डाल रहे हैं। और जो असम है, असम ने धन्वंतरी योजना शुरू की है। ठीक है, असम ने की है धन्वंतरी योजना शुरू। इसके द्वारा आप घर बैठे बैठे दवाई मंगा सकते हैं मोबाइल ऐप के द्वारा, या किसी भी माध्यम से आप स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए दवाई का पर्चा भेज सकते हैं और स्वास्थ्य कर्मचारी आपको घर पे ही दवाई दे जाएंगे। इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसके लिए, और साथ में हम आज से एक क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपका जो पुराने क्वेश्चन हैं उनका भी रिवीजन होता जाएगा। और